हेलो दोस्तों, फ्री क्लासेज पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 विज्ञान के अध्याय 7 गति एवं दूरियों का मापन के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। गति एवं दूरियों को मापन को हम लोग अंग्रेजी में मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस बोलते हैं। मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेज ठीक है। तो इस अध्याय को हम लोग ध्यान से पूर्वक पढ़ेंगे और इनके बारी बारी सी जो चीज़ है, गति क्या है, दूरियों का मापन कैसे किया जाता है, इन सब के बारे में भी हम लोग बेहतर तरीके से जानेंगे। तो आइए हम लोग अध्याय को शुरू करते हैं। पहेली तथा बूझो की कक्षा के सभी बच्चों के बीच ग्रीष्मावकाश में भ्रमण किए गए स्थानों के बारे में सामान्य चर्चा हो रही थी। ग्रीष्मावकाश जो होते हैं कि गर्मी ऋतु में जो हमें छुट्टियां मिलती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रीष्मावकाश बोलते हैं। तो उस पीरियड में बच्चे सब भ्रमण के लिए कई स्थानों पर जाने के विषय में चर्चा कर रहे थे। एक बच्चा अपने पैतृक गांव पहले रेलगाड़ी, फिर बस और अंत में बैलगाड़ी का उपयोग करके गया था। एक विद्यार्थी ने वायुयान से यात्रा की थी। एक अन्य विद्यार्थी ने अवकाश के अनेक दिन अपने चाचा जी की नाव में सैर करके मछली पकड़ने में व्यतीत किए थे। इसके पश्चात अध्यापक ने विद्यार्थियों से समाचार पत्र के उन लेखों को पढ़ने के लिए कहा था जिनमें उन छोटे पहियों वाले वाहनों के बारे में वर्णन है जो मंगल ग्रह की धरती पर चले थे और प्रयोग भी किए। इन वाहनों को मंगल तक ले जाने का कार्य अंतरिक्ष यान द्वारा किया गया था। इसी बीच पहेली प्राचीन भारत के बारे में कहानियां पढ़ती रही तथा अब वह यह जानना चाहती है कि प्राचीन काल में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा कैसे करते थे। तो 7.1 यातायात की कहानी को हम लोग देखते हैं। प्राचीन काल में लोगों के पास यातायात के कोई साधन नहीं थे। वे पैदल चलते थे तथा अपना सामान अपनी पीठ पर लादकर ले जाते थे। बाद में मानव यातायात के लिए पशुओं का उपयोग करने लगा। यातायात के लिए पशुओं का उपयोग करने लगा। प्राचीन काल में जल मार्गों में आने जाने के लिए नावों का उपयोग किया जाता था। आरंभ में लकड़ी के लट्ठों से जिनमें खोखली गुहिका बनाई जा सके नावें बनाई जाती थी। इसके पश्चात लोगों ने लकड़ी के विभिन्न टुकड़ों को आपस में जोड़कर नाव की आकृति बनाना सीखा। क्या बनाना सीखा था? लोगों ने नाव बनाना सीखा था। ये नावें जल में रहने वाले जीवों की आकृति के सदृश थी। अध्याय 5 एवं 6 में मछलियों की धारा कैसी होती है? तो धारा रेखीय आकृति से संबंधित चर्चा को याद कीजिए। पहिए के आविष्कार ने यातायात की प्रणाली में अत्यंत महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। पहिए का या चक्का का निर्माण हुआ तो यातायात की प्रणाली में अत्यंत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन हो गए। पिछले 1000 वर्षों में पहिए के डिजाइन में सुधार किए गए हैं। पहियों पर चलने वाली गाड़ियों को खींचने के लिए पशुओं का उपयोग किया जाता था। पहिए से जो बनी हुई गाड़ियां थी उसको खींचने के लिए किसका उपयोग किया जाता था? तो पशुओं का उपयोग किया जाता था। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ तक भी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन के लिए पशुओं, नावों, जहाज़ों पर निर्भर थे। 19वीं शताब्दी में भी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन के लिए पशुओं, नावों तथा जहाज़ों पर ही निर्भर थे। वाष्प इंजन के आविष्कार ने परिवहन के नए साधनों का विकास हुआ। किसका? वाष्प इंजन। तो यहाँ पर वाष्प इंजन आ रहा है। तो वाष्प इंजन का खोज किसने किया था? तो जेम्स वाट ने किया था। किसने किया था? जेम्स वाट ने, या वाट बंधु, दो भाई थे, दोनों ने मिलकर वाष्प इंजन का खोज किया था। वाष्प इंजन से चालित सवारी गाड़ियां तथा मालगाड़ियों के डिब्बे के लिए रेल की पटरियों का निर्माण किया गया। इसके पश्चात मोटर कार तथा ट्रक, बस जैसे स्वचालित वाहन आए। स्वचालित माने अपने चलने से वाहन आए। जल पर परिवहन के साधन के रूप में मोटर से चलने वाली नाव और जहाज़ों का उपयोग होने लगा।
19वीं शताब्दी के प्रारंभ के वर्षों में वायुयान का विकास हुआ, जिनमें बाद में सुधार किए गए। इन्हें यात्री तथा सामान ले जाने योग्य बनाया गया। विद्युत रेलगाड़ी, एकल रेलगाड़ी, पराध्वनिक वायुयान तथा अंतरिक्ष यान 20वीं शताब्दी के कुछ योगदान है। एकल रेलगाड़ी, जैसे एक पटरी वाली रेलगाड़ी को एकल रेलगाड़ी कहते हैं। पराध्वनिक जो होते हैं, ये जो होते हैं कि जो ध्वनि से तेज गति से चलते हैं, वे क्या कहलाते हैं? तो इसको हम कह सकते हैं वह वस्तु जो ध्वनि की गति से तेज चलते हैं, उसे पराध्वनिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पराध्वनिक या सुपरसोनिक कहा जाता है। वायुयान तथा अंतरिक्ष यान 20वीं शताब्दी के कुछ महत्वपूर्ण योगदान है। चित्र 7.1 में परिवहन के विभिन्न साधन दर्शाए गए हैं। इन्हें प्राचीनतम से अत्याधुनिक परिवहन के साधनों के सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्या इनमें परिवहन का कोई ऐसा प्राचीन साधन भी है जिसे आजकल उपयोग में नहीं लाया जाता है? 7.2 यह डेस्क कितना चौड़ा है? अब यह डेस्क कितना चौड़ा है, इसको हम लोग मापना है, तो हम लोग इसको देखते हैं। लोग यह कैसे पता लगाते थे कि वे कितनी दूरी चले हैं? आप यह कैसे पता लगाएंगे कि आप अपने स्कूल तक की दूरी पैदल चलकर तय कर सकते हैं अथवा स्कूल पहुंचने के लिए आपको बस अथवा रिक्शे की आवश्यकता होगी? जब आपको कुछ खरीदना होता है, तब क्या आपके लिए बाजार तक पैदल जाना संभव होता है? आप इन प्रश्नों के उत्तर कैसे जानेंगे? कोई स्थान कितना दूर है, यह प्रायः जानना महत्वपूर्ण होता है ताकि हम यह अनुमान लगा सके कि वहां पहुंचने के लिए हम कैसे जाएंगे। पैदल चलकर, बस से, रेलगाड़ी से, पानी के जहाज से, वायुयान से अथवा कोई अंतरिक्ष यान लेना होगा। कभी कभी ऐसी वस्तुएं भी होती है जिनकी लंबाई चौड़ाई जानने की हमें आवश्यकता होती है। क्या होती है? लंबाई चौड़ाई जानने की आवश्यकता होती है। पहेली तथा बूझो की कक्षा के कमरे में बड़े बड़े डेस्क हैं जिन पर दो दो विद्यार्थी बैठते हैं। पहेली तथा बूझो एक डेस्क पर साथ साथ बैठते हैं, परंतु बहुधा उनमें इस बात को लेकर झगड़ा होता रहता है कि उसका दूसरा साथी डेस्क के अधिक भाग का उपयोग कर रहा है। अध्यापक के सुझाव पर उन्होंने डेस्क की लंबाई मापने का निश्चय किया। डेस्क के ठीक मध्य में एक चिन्ह बनाया गया तथा डेस्क को दो बराबर भागों में बांटने के लिए एक रेखा खींची गई। यह दोनों ही अपने मित्रों के साथ गिल्ली डंडा खेलने के शौकीन हैं और बूझो तो सदैव ही अपने पास एक गिल्ली और एक डंडा रखता है। यहाँ चित्र 7.2 में देखिए। जैसे यहाँ देखिए 7.2 में एक डेस्क है जिसको हम क्या कर रहे हैं, इसके बीच में मध्य एक लाइन खींच दिए हैं जो डेस्क को दो बराबर भागों में बांट रहा है। अब हम गिल्ली डंडा की सहायता से इसको माप रहे हैं। उन्होंने गिल्ली और डंडे का उपयोग करके डेस्क की लंबाई मापने का प्रयास कैसे किया है? ऐसा लगता है कि डेस्क की लंबाई दो डंडों की लंबाई तथा दो गिल्लियों की लंबाई के योग के बराबर है। डेस्क के मध्य में रेखा खींचने पर दोनों प्रसन्न दिखाई देते हैं क्योंकि दोनों को आधा आधा डेस्क मिल गया है, जिसमें डेस्क का आधा भाग लंबाई में एक डंडे और एक गिल्ली की लंबाई के बराबर है। कुछ दिनों के बाद खींची गई रेखा मिट जाती है। बूझो का पुराना गिल्ली डंडा खो गया है, अब उसके पास गिल्ली डंडे का नया सेट है। अब देखिए वे गिल्ली डंडे के नए सेट का उपयोग करके डेस्क की लंबाई किस प्रकार मापते दिखाई देते हैं। हेलो, अब जब डेस्क की लंबाई गिल्ली डंडे के नए सेट से मापी गई तब डेस्क की लंबाई ऐसा प्रतीत हुई जैसे यह लगभग दो डंडों तथा एक गिल्ली की लंबाई के बराबर हो, परंतु फिर भी डेस्क का कुछ भाग बच जाता है। यह तो एक गिल्ली की लंबाई से कम है। अब क्या करें? आप पहेली और बूझो को क्या सुझाव देंगे ताकि वे डेस्क की पूरी लंबाई माप ले? क्या वे लंबाई मापने के लिए क्रिकेट के विकेट तथा गिल्लियों का उपयोग कर सकते हैं? अथवा
अथवा आप सोचते हैं कि ऐसा करने से वैसे ही समस्या उत्पन्न हो सकती है, वह यह कार्य कर सकते हैं। एक छोटी डोरी ले और इस पर 2 चिन्ह लगाएं। यह डोरी की एक लंबाई होगी। वे डेस्क की चौड़ाई डोरी की लंबाई के पदों में माप सकते हैं। वे इस डोरी का उपयोग डोरी की लंबाई से कम दूरियों को मापने में किस प्रकार कर सकते हैं? वे डोरी को मोड़कर डोरी की लंबाई का आधा, 1/4 तथा 8वां भाग 1/8 कर सकते हैं। अब संभवतः पहेली तथा बूझो डेस्क की यथार्थ लंबाई इस डोरी की सहायता से माप सकते हैं। आप यह भी कह सकते हैं कि इन्हें अपने ज्यामितीय बॉक्स के पैमानों को उपयोग करके अपनी समस्याएं हल करनी चाहिए। हाँ, वास्तव में ऐसा किया जा सकता है। बूझो ने यह पढ़ा है कि जब ऐसे मानक पैमाना नहीं थे तब लोग दूरियां कैसे मापते थे, तथा वह स्वयं भी भिन्न भिन्न ढंगों से दूरियां मापने का प्रयास कर चुका है। ऐसे अनेक अवसर आते हैं जब हमें लंबाई अथवा दूरियां मापने की आवश्यकता होती है। दर्जी कपड़े की लंबाई यह जानने के लिए मापता है कि वह कपड़ा कुर्ता सीने के लिए पर्याप्त है अथवा नहीं। बढ़ई किसी अलमारी की लंबाई तथा चौड़ाई इसलिए मापता है ताकि वह यह जान सके कि इस अलमारी के दरवाजे को बनाने के लिए कितनी लकड़ी की आवश्यकता होगी। किसी किसान को अपने खेत की लंबाई तथा चौड़ाई अथवा उसके क्षेत्रफल जानने की इसलिए आवश्यकता होती है ताकि वह यह जान पाए कि वह अपने खेत में कितने बीज बो सकता है तथा उसे अपनी फसलों के लिए कितने जल की आवश्यकता होगी। यदि आपसे पूछा जाए कि आपकी लंबाई कितनी है, तब आप एक ऐसी सरल रेखा की लंबाई बताएंगे जो आपके सिर से आपके पैर की एड़ी तक की रेखीय लंबाई के बराबर है। यह कमरा कितना लंबा है? यह डेस्क कितना चौड़ा है? दिल्ली लखनऊ से कितनी दूर है? चंद्रमा से पृथ्वी से चंद्रमा कितनी दूर है? इन सभी प्रश्नों के एक बात सामान्य है, ये सभी 2 स्थानों के बीच की दूरी से संबंधित है। 2 स्थान मेज के 2 किनारों की तरह पास पास हो सकते हैं। इसके विपरीत 2 स्थान जम्मू और कन्याकुमारी की तरह एक दूसरे से बहुत दूर भी हो सकते हैं। आइए अब हम कुछ मापन यह जानने के लिए करते हैं कि जब हम दूरियां अथवा लंबाई मापते हैं तो हमें सही रूप में क्या करना आवश्यक होता है। अब हम लोग 7.3 कुछ मापन को देखते हैं। क्रियाकलाप 1 को हम लोग देखते हैं और उसे बेहतर तरीके से समझते हैं। आप इस क्रियाकलाप को समूह में एक एक करके कीजिए। अपने पैर की लंबाई को लंबाई का एक मात्रक मानकर अपनी कक्षा के कमरे की लंबाई चौड़ाई मापिए। इन्हें मापते समय यह संभव है कि आपको यह पता चले कि कुछ भाग मापने से बच गया है तथा यह भाग आपके पैर की लंबाई से छोटा है। पहले ही की भांति अपने पैर के भाग की लंबाई मापने के लिए किसी डोरी का उपयोग कीजिए। अपने प्रेक्षणों को सारणी 7.1 में लिखिए। क्रियाकलाप अब 2 को देखते हैं। समूह में कार्य कीजिए। आप में प्रत्येक अपने बालिस्त को मानक मात्रक मानकर अपनी कक्षा के कमरे में रखी मेज अथवा डेस्क की चौड़ाई माप सकते हैं। मापन के लिए यहाँ भी आप यह पाते हैं कि आपको अपनी एक बालिस्त के बराबर लंबी डोरी तथा इसी डोरी की लंबाई के अंश भागों की आवश्यकता होती है। हम देखते हैं कि मापन का अर्थ किसी अज्ञात राशि की उसी प्रकार की कुछ अज्ञात राशि से तुलना करना है। इस ज्ञात निश्चित राशि को मात्रक कहते हैं। जो हमें ज्ञात होते हैं, किसी चीज़ को मापने के लिए एक मात्रक की आवश्यकता होती है या किसी राशि की ज़रूरत होती है जो तुलना कर सके। ऐसे निश्चित ज्ञात राशि को हम लोग क्या बोलते हैं? मात्रक बोलते हैं। किसी माप के परिणाम को 2 भागों में व्यक्त किया जा सकता है। किसी माप के परिणाम को 2 भागों में व्यक्त किया जाता है। एक भाग संख्या, दूसरा भाग ली गई माप का मात्रक होता है। उदाहरण के लिए क्रियाकलाप 1 में यदि कक्षा के कमरे की लंबाई आपके 12 पैर की लंबाई के बराबर है तो 12 एक संख्या है। 12 क्या है? एक संख्या है तथा पैर की लंबाई एक मात्रक है। पैर की लंबाई क्या हो जाएगा? एक मात्रक है जिसे मापने के लिए चुना गया है।
अब सारणी 7.1 तथा 7.2 में अंकित सभी मापों का अध्ययन कीजिए। क्या प्रत्येक पैर द्वारा मापी गई कमरे की लंबाई के ये सभी माप बराबर हैं? क्या सभी के द्वारा अपनी अपनी बालिश्त से मापी गई मेज की चौड़ाई की माप बराबर है? शायद ये परिणाम भिन्न भिन्न हो सकते हैं, क्योंकि आपकी बालिश्त की लंबाई में आपके मित्रों की बालिश्त से भिन्न हो सकती है। इसी प्रकार सभी विद्यार्थियों के पैर की लंबाई में भी कुछ अंतर हो सकता है। इसलिए जब आप अपने बालिश्त या पैरों की लंबाई को मात्रा की भांति उपयोग करके किए गए माप को किन्हीं अन्य व्यक्तियों को बताते हैं तो वे यह नहीं समझ पाते हैं कि यह लंबाई वास्तव में कितनी है, क्योंकि वास्तविक लंबाई जानने के लिए बालिश्त अथवा पैर की लंबाई जानना आवश्यक है। अतः हम देखते हैं कि हमें मापन के कुछ ऐसे मात्रकों की आवश्यकता है जो सभी व्यक्तियों के लिए सामान्य हो। अब हमारा 7.4 मापन के मानक मात्रक। मापन के मानक मात्रक क्या क्या है उसको हम लोग देखते हैं। प्राचीन काल में पैर की लंबाई, अंगुलियों की चौड़ाई तथा एक कदम की दूरी, इन सभी मापों का मात्रक के रूप में सामान्य में उपयोग होता था। प्राचीन काल में हमारा क्या उपयोग होता था? तो पैर की लंबाई, उंगली की चौड़ाई तथा एक कदम की दूरी, इन सभी मापों का मात्रक के रूप में सामान्य रूप में प्रयोग होता था। ये सभी प्राचीन काल में हम लोग उपयोग करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने अवश्य ही लंबाई के बहुत अच्छे मापन का उपयोग किया होगा, क्योंकि यह खुदाई में प्राप्त परिशुद्ध ज्यामितीय रचनाओं को देखने से प्रमाणित होता है। क्यों हड़प्पा सभ्यता में जब हम लोग को खुदाई में मिला तो उसमें हम लोगों को ज्यामितीय रचनाओं को मिला है। तो ज्यामितीय रचनाओं होने के कारण हम लोग कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो लंबाई के बहुत अच्छे मानक का उपयोग करते होंगे, क्योंकि वो ज्यामितीय रचनाएं हमें ये सिद्ध करती है कि वे लोग बहुत स्टैंडर्ड तरह के मापन का उपयोग करते थे कंपेयर टू एसेंट लोगों के द्वारा। कोहनी से उंगली के छोर तक की लंबाई, जिसे हाथ कहते हैं, लंबाई के मात्रक के रूप में प्राचीन मिस्र में उपयोग किया जाता था। जो उंगली के छोर होते हैं वो लंबाई के रूप में हाथ कहते हैं। लंबाई के मात्रक के रूप में प्राचीन काल में कहाँ उपयोग होता था? तो मिस्र में उपयोग होता था। आपसे कभी पूछा जाएगा कि लंबाई के मात्रक के रूप में हाथ का कहाँ प्रयोग होता था? तो मिस्र में, जिसे संसार के अन्य भागों में भी मान्यता प्राप्त थी। जिसे संसार के अन्य भागों में क्या थी? मान्यता प्राप्त थी। संसार के विभिन्न भागों में लोग लंबाई के मात्रा के रूप में फुट का उपयोग करते थे। संसार के विभिन्न भागों में लंबाई का मात्रा के रूप में किसका उपयोग करते थे? फुट का उपयोग करते थे। अलग अलग क्षेत्रों में फुट की लंबाई थोड़ी भिन्न थी। लोग 1 गज कपड़ा फैली बाँह के सिरे से अपने ठोड़ी तक मापते थे। रोमवासी अपने पग अथवा कदमों की लंबाई मापते थे। रोमवासी किससे नापते थे? तो अपने पग अथवा कदमों से लंबाई मापते थे। पग से या कदमों से रोमवासी अपना लंबाई मापते थे। प्राचीन भारत में छोटी लंबाइयों को मापने के लिए उंगली अथवा मुट्ठी का उपयोग किया जाता। प्राचीन भारत में छोटी उंगली से क्या किया जाता था? छोटी लंबाई जैसे नापना है तो उस समय उंगली या मुट्ठी का लोग उपयोग करते थे। आज भी भारत के कई शहरों में हम पुष्प विक्रेताओं को पुष्पहारों को बेचते समय अपनी भुजाओं का उपयोग लंबाई के मात्रक के रूप में करते हुए देख सकते हैं। जो पुष्प विक्रेता माने फूल के जो विक्रेता होते हैं वो पुष्पहारों को बेचते समय अपनी भुजाओं का उपयोग लंबाई के मात्रक के रूप में करते हैं। सुविधा अनुसार शरीर के ऐसे बहुत से भागों का मात्रकों के रूप में उपयोग होता रहा है। तथापि प्रत्येक व्यक्ति के शरीर की अमापों में थोड़ी भिन्नता हो सकती है। शायद इसी कारण भी मापन की उलझनें आई होगी। वर्ष 1790 में फ्रांसीसियों ने मापन की एक मानक प्रणाली की रचना की जिसे मीटर पद्धति कहते हैं। 1790 में किसने किया था? तो फ्रांसीसी ने किया था। किसका? तो मीटर पद्धति का। एक समानता के लिए समस्त संसार के वैज्ञानिकों ने मापन के मानक मात्रकों के एक सेट को स्वीकार कर लिया। मैंने दुनिया में जितने भी वैज्ञानिक थे सभी ने मिलकर मानक के लिए मैंने एक मात्रक को सेट कर लिया जो सभी दुनिया के लिए वर्ल्ड वाइड क्या हो, वैलिड हो। तो
आजकल जिस मात्रक प्रणाली का उपयोग हो रहा है उसे अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली बोला जाता है। तो इस दुनिया में अभी जिस मात्रक प्रणाली का यूज हम लोग करते हैं उसे क्या बोलते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली बोलते हैं। इसको हम लोग अंग्रेजी में एसआई शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। फुल होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, इसका ये फुल फॉर्म हो जाता है। लंबाई का एसआई मात्रक जो होता है वो मीटर होता है। लंबाई का एसआई मात्रक क्या हो जाता है, मीटर होता है। चित्र 7.6 में मीटर पैमाना दिखाया गया है। इसमें आपके ज्यामितीय बॉक्स का 15 सेंटीमीटर पैमाना भी होता है। हम लोग ज्योमेट्री बॉक्स जो होते हैं उसमें एक स्केल दिया रहता है, वो 15 सेंटीमीटर का होता है। प्रत्येक मीटर को 100 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक मीटर को हम लोग जब 100 भागों में विभाजित करते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, तो उन्हें हम सेंटीमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंटीमीटर बोलते हैं। सेंटीमीटर के 10 बराबर भाग होते हैं। सेंटीमीटर के कितने भाग होते हैं, तो 10 बराबर भाग होते हैं, जिन्हें हम मिलीमीटर कहते हैं। जिन्हें हम क्या बोलते हैं, मिलीमीटर कहते हैं। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होते हैं। 1 सेंटीमीटर 10 mm के बराबर होते हैं। और एक मीटर जो होगा 1000 mm के बराबर होता है। कितना, 1000 mm के। ये mm का मतलब होता है मिलीमीटर। mm का मतलब क्या होता है, मिलीमीटर। और 1 किलोमीटर जो होंगे 1000 मीटर के बराबर होंगे। 1 किलोमीटर कितने मीटर के बराबर होंगे, 1000 मीटर के बराबर होंगे। लंबी दूरियों के मापन के लिए मीटर एक सुविधाजनक मात्रक नहीं है। जैसे हमको लॉन्ग डिस्टेंस नापना हो, यहाँ से मान लीजिए हमको दिल्ली जाना है, तो दिल्ली तक का हम लोग डिस्टेंस नापेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये लोग हम लोग मीटर से नहीं नाप सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या बड़े यूनिट का उपयोग करते हैं, जैसे किलोमीटर। क्या किसका उपयोग करेंगे हम लोग, किलोमीटर का। तो लंबी दूरियों को मापने के लिए मीटर एक सुविधाजनक मात्रक नहीं है। इसके लिए हम बड़े मात्रक को परिभाषित करते हैं, इसे किलोमीटर कहते हैं। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर बराबर कितने होते हैं, तो 1000 मीटर होते हैं। इसे भी बड़े बड़े मात्रक आते हैं, जैसे माइल आते हैं, नॉटिकल माइल आते हैं। ठीक है, अब हम अपने सभी मापन क्रियाकलापों को मानक पैमानों का उपयोग करके दोहरा सकते हैं तथा लंबाई को एसआई मात्रकों में माप सकते हैं। ऐसा करने से पहले हमें दूरियां तथा लंबाई मापने का सही ढंग जानना आवश्यक है। लंबाई की यथार्थ परिशुद्ध माप, माने लंबाई को हम लोग कैसे शुद्ध माप सकते हैं, उसकी हम लोग चर्चा करते हैं। अपने दैनिक जीवन में हम विविध प्रकार की मापक युक्तियों का उपयोग करते हैं। विविध माने अलग अलग प्रकार के जो मापने के यंत्र होते हैं उसका हम लोग उपयोग करते हैं। लंबाई मापने के लिए हम मीटर पैमाना का उपयोग करते हैं। लंबाई को हम लोग मीटर में हमेशा नापते हैं। लंबाई किस में नापते हैं, तो मीटर पैमाना के द्वारा हम लोग मापते हैं। दर्जी मापक फीते का उपयोग करता है। दर्जी किसका उपयोग करता है, फीते का उपयोग करता है। जबकि कपड़े के व्यापारी मीटर छड़ का उपयोग करता है। कपड़े के जो व्यापारी होते हैं वो मीटर छड़ को काम में लाते हैं। किसी वस्तु की लंबाई मापने के लिए आपको किसी उपयुक्त युक्ति का चयन करना चाहिए। उदाहरण के लिए किसी वृक्ष का घेर अथवा अपने सीने की माप के लिए आप मीटर पैमाना का उपयोग नहीं कर सकते हैं। ऐसी मापों के लिए मापक फीता अधिक सुविधाजनक होता है। छोटी लंबाई जैसे आपकी पेंसिल की लंबाई मापने के लिए आप अपने ज्यामिति बॉक्स के 15 सेंटीमीटर पैमाना को काम में लाते हैं। जैसे हमको छोटी छोटी दूरियां नापनी हुई पेंसिल की या मेज की, तो हम लोग क्या करते हैं, अपने ज्योमेट्री बॉक्स में जो 15 सेंटीमीटर के जो स्केल रहते हैं उसी के द्वारा हम लोग काम में लाते हैं या उसी के द्वारा हम लोग मापते हैं। लंबाई मापते समय निम्नलिखित सावधानियां बरतने की आवश्यकता होती है। लंबाई जब भी हम लोग मापेंगे तो उसके कुछ सावधानियां होती है जिन्हें हमें बरतनी चाहिए। अगर हम लोग सावधानियों को नहीं बरतेंगे तो हमारी जो लंबाई होगी वो एक्यूरेट नहीं आएगी, वो गलत हो जाएगी। इसीलिए हम लोग को मापते समय कुछ चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। क्या है, अनुसार चित्र 7.7 में दिखाए अनुसार पैमाना को वस्तु के संपर्क में इसकी लंबाई के अनुदिश रखना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि लंबाई क्षैतिज है तो हमको क्षैतिज ही रखना चाहिए। लंबाई अगर
अनुदैर्ध्य लंबाई अगर परपेंडिकुलर है, लंबवत है, तो हमको उसी दिशा में रखना चाहिए। कुछ पैमानों के सिर टूटे हो सकते हैं, जैसे कुछ पैमाने भी होते हैं जिनके सिर में आगे के पॉइंट जो होते हैं वो टूटे होते हैं। आप इन पैमानों के शून्यांक स्पष्ट नहीं देख सकेंगे। चित्र 7.8 ऐसे प्रकरणों में पैमाना के शून्यांक से माप लेने से बचिए। आप पैमाना का कोई अन्य पूर्णांक जैसे 1.0 सेंटीमीटर काम में ला सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई स्केल है जिसका जीरो वाले बिंदु जो है पॉइंट हो वो टूटा हो या डैमेज हो, तो हम लोग एक्यूरेट नाप नहीं ले सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारा जीरो वाले बिंदु, जीरो वाले पॉइंट हो, अगर वो डैमेज हो तो यहाँ से हम लोग नाप लेंगे तो हमारा एक्यूरेट नहीं जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक को हम लोग जीरो मानकर इसकी लंबाई को हम लोग मेजर करेंगे, मापेंगे, काम में ला सकते हैं। तब आपको दूसरे सिरे के पाठ्यांक से इस पूर्णांक के पाठ्यांक को घटाना होगा। अब मान लीजिए कि हमने कहाँ से शुरू किया था, एक को हमने जीरो माना था, तो यहाँ से जो हमारा डिस्टेंस आएगा, मान लीजिए कि हमारा 15.4 आ गया। जैसे ये तो 15 से ज़्यादा नहीं होगी, 14.4 आ गया। तो 14.4 आ गया तो हम लोग क्या करेंगे कि जीरो को हम लोग क्या माने हैं, एक को हम लोग जीरो माने हैं, तो इसमें से एक को घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 13.4 आ जाएगा। 13.4 सेंटीमीटर ही हमारा एक्यूरेट होगा। क्यों? क्योंकि हमने जीरो से एक के बीच में 1 सेंटीमीटर हमने आगे बढ़ाया है, तो 1 सेंटीमीटर को हमें घटाना होगा, तब हमें एक्यूरेट या शुद्ध उसकी माप मिलेगी। तब आपको दूसरे सिरे के पाठ्यांक से इस पूर्णांक के पाठ्यांक को घटाना चाहिए। उदाहरण के लिए चित्र संख्या 7.8 बी में एक सिरे का पाठ्यांक 1 है, 1 सेंटीमीटर, दूसरे सिरे का पाठ्यांक 14.3 सेंटीमीटर है। अतः वस्तु की लंबाई कितना हो जाएगा, 14.3 सेंटीमीटर माइनस 1 सेंटीमीटर, तो 13.3 सेंटीमीटर इसकी एक्यूरेट है, माने शुद्ध माप है। ये क्या हो जाएगी, शुद्ध माप हो जाएगी। अब तीसरा में क्या है कि माप लेने के लिए आँख की सही स्थिति भी महत्वपूर्ण होती है। माप लेने के लिए आँख की जो स्थिति होनी चाहिए वो भी सही होनी चाहिए। चित्र 7.9 में दर्शाए अनुसार आपकी आँख जिस बिंदु की माप ली जानी है उसके ठीक सामने होनी चाहिए। स्थिति बी आँख की सही स्थिति है। ध्यान दीजिए, बी से देखने पर पाठ्यांक 7.5 सेंटीमीटर है। स्थिति ए तथा सी से पाठ्यांक भिन्न हो सकते हैं। जैसे अब देखिए चित्र हमने 7.9 में देखते हैं, यहाँ पर देखिए 3 लड़का है ए बी सी, तो एक मेजरमेंट देख रहा है, तो बी बिंदु वाले मेजरमेंट को देख रहा है, तो ये इसके आँख के सोज में क्या पड़ रहा है, यहाँ आ रहा है, तो ये क्या है 7.5 सेंटीमीटर है। जबकि ये लड़का देख रहा है, तो क्या यहाँ क्या है 8 से ज़्यादा आ रहा है, 8.2 सेंटीमीटर। जबकि लड़का सी देख रहा है तो क्या है 7 के समथिंग है, 7 सेंटीमीटर। तो सही स्थिति जो है कि लड़का बी का है। तो हमको ये भी ध्यान रखना चाहिए, सावधानी देना चाहिए कि हम लोग किस स्थिति से देख रहे हैं। तो हमेशा हमारी आँखों की स्थिति जो है कि मापन में महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। अब हम लोग क्रियाकलाप 3 को देखते हैं। अपने सहपाठी की ऊंचाई पहले बालिश और फिर मीटर पैमाना का उपयोग करके मापिए। इसके लिए अपने सहपाठी को दीवार के साथ पीठ रखकर खड़ा होने के लिए कहिए। उसके सिर से ठीक ऊपर दीवार पर चिन्ह अंकित कीजिए। एक फर्श से ऊपर बने इन चिन्ह तक की दूरी पहले अपने बालिश से और फिर मीटर पैमाना से मापिए। अन्य सभी विद्यार्थियों से इस लंबाई को इसी प्रकार मापने के लिए कहिए। सभी प्रेक्षण 7.3 में लिखिए। विभिन्न विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त परिमाणों का ध्यान से अध्ययन कीजिए। कॉलम 2 में परिणाम एक दूसरे से भिन्न हो सकते हैं क्योंकि विद्यार्थियों के बालिश्तों की लंबाई एक दूसरे से अलग हो सकती है। जैसे आप मान लीजिए मेरा बालिश्त और आपका बालिश्त दोनों क्या होंगे, अलग अलग होंगे। कोई तीसरा लड़का है उसका बालिश्त वो भी अलग हो सकता है। बालिश्त का मतलब समझ लीजिए कि हाथ से जो हम लोग डिस्टेंस नापते हैं वही हमारा क्या हो जाएगा, उसी को बालिश्त बोल रहा है। जो हाथ से हम लोग दूरी नापते हैं कितना हाथ हुआ वही क्या है, बालिश्त है।
देखिए जिसमें सभी माप के मानक पैमानों द्वारा ली गई है। ये परिणाम एक दूसरे के बहुत समीप हो सकते हैं, एक दूसरे के बहुत समीप हो सकते हैं या दूर भी हो सकते हैं, परंतु क्या ये एक दूसरे के ठीक बराबर होंगे? तो नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आपके मेरे और कोई तीसरा लड़का है उसके हाथों के बीच में डिफरेंस होते हैं। क्योंकि मान लीजिए मेरा हाथ जो है कि 5 सेंटीमीटर का हो, तो आपका होगा 4.5 होगा या 5.2 होगा, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, यदि नहीं तो आपके विचार में यह अंतर क्यों है? आखिर सभी एक ही पैमाना का उपयोग कर रहे हैं, भिन्न भिन्न बालिश्तों का उपयोग तो कर नहीं रहे हैं। यह अंतर प्रेक्षण लेने में होने वाली छोटी त्रुटियों के कारण हो सकता है। मापन की इन त्रुटियों को जानने और व्यवहार में लाने के महत्व के बारे में उच्च कक्षाओं में सीखेंगे। ये अंतर क्यों आती है, ये त्रुटियाँ क्यों होती है, इनके बारे में हम लोग बारीकी जानकारी उच्च कक्षाओं में, मैंने हायर क्लास में जब हम स्टडी करेंगे तो उन्हें और बेहतर तरीके से सीखेंगे। अब हमारा है किसी वक्र रेखा की लंबाई मापना। वक्र रेखा की लंबाई मापना, हम किसी वक्र रेखा की लंबाई सीधे ही मीटर पैमाने का उपयोग करके नहीं माप सकते। वक्र रेखा की लंबाई मापने के लिए हम धागे का उपयोग कर सकते हैं। अब हमारा क्रियाकलाप 4 को देखते हैं। वक्र रेखा AB की लंबाई मापने के लिए किसी धागे का उपयोग कीजिए। वक्र रेखा AB की लंबाई मापने के लिए किसी धागे का उपयोग कीजिए। धागे के एक सिरे पर गांठ बांधिए। इस गांठ को बिंदु A पर रखिए। अब धागे को अपनी उंगली तथा अंगूठे द्वारा तना हुआ रखकर इसकी छोटे भाग को रेखा के अनुदिश रखिए। इस बिंदु पर अपने एक हाथ से धागे को थामिए, अपने दूसरे हाथ से धागे के और थोड़े भाग को वक्र रेखा के अनुदिश फैलाइए। इस प्रक्रिया को दोहराते हुए वक्र रेखा के बिंदु B तक पहुंचिए। धागे का जो भाग बिंदु B पर है वहां एक चिन्ह अंकित कीजिए। अब इस धागे को मीटर पैमाने के अनुदिश फैलाइए। अनुदिश माने जैसे मीटर के दिशा में ही फैलाइए। धागे के आराम में बंधी गांठ तथा इस पर बने अंतिम चिन्ह के बीच की लंबाई मापिए। यह माप वक्र रेखा की लंबाई है। अब जैसे मान लीजिए चित्र हमको 7.10 में धागे की सहायता से वक्र रेखा की लंबाई मापना है। तो हमने एक क्या किया, वक्र रेखा लिया, वो क्या है A और B। हमारा एक पॉइंट हो गया A और ये क्या हो गया B। A और B को हमको इसको मापना है। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हमको एक धागा लेना है। क्या लेना है? धागा लेना है। धागे के सहारे से हम लोग क्या करेंगे कि पॉइंट A से हम लोग बिंदु को माप लेंगे, जो यहाँ तक माप लिए। फिर उसके बाद क्या करेंगे, जो सीधा हो वहाँ तक माप लेंगे। फिर हम लोग इसे तो थोड़ी थोड़ी करके हम लोग क्या करते हैं, उस धागे को, वक्र रेखा को हम लोग मापते रहते हैं। और धीरे धीरे जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 अंगूठे, तो A से शुरू करेंगे। तो अब यहाँ पर हम लोग धागे को ले आए यहाँ पर। इसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ पर एक अंगूठा रखेंगे और फिर यहाँ से हम लोग यहाँ लाएंगे। फिर क्या करेंगे कि इस अंगूठे पर सहारा करेंगे और धागे को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। फिर यहाँ मान लीजिए यहाँ ले, तो यहाँ पे अंगूठा रखेंगे और इसके धागे को हम लोग नाप लेंगे। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग धागा पर अंगूठा रखेंगे और इसको हम लोग मेजर कर लेंगे। इस तरह से हमारा वक्र रेखा AB का लंबाई ज्ञात हो जाएगा। हमने देखा कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि हम दूरियों तथा लंबाइयों की यथार्थ माप ले रहे हैं, हमें बहुत सी सावधानियां बरतनी पड़ती है। मापन के लिए कुछ मानक युक्तियों तथा मापन परिमाणों को व्यक्त करने के लिए हमें कुछ मानक मात्रकों की आवश्यकता होती है। हमारे चारों ओर गतिशील वस्तुएं, हमारे चारों ओर भी गतिशील वस्तुएं। गतिशील वस्तुएं कहने का वह मतलब है कि जो हमेशा गति में रहते हैं, माने मूव करते रहते हैं, वो क्या होते हैं, वो गतिशील वस्तुएं होती हैं। अब हम लोग क्रियाकलाप 5 को देखते हैं। उन वस्तुएं के बारे में सोचिए जो अपने हाल ही में देखी है। इनकी सूची सारणी 7.4 में बनाइए। आपकी सूची में स्कूल का बस्ता, मच्छर, मेज, कुर्सियों पर बैठा व्यक्ति, इधर उधर जाते लोग आदि हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त तितलियाँ, कुत्ते, गाय, आपका हाथ, छोटा बच्चा, जल में मछली, घर, फैक्ट्री, पत्थर, घोड़ा, गेंद, बल्ला, चलती रेलगाड़ी, सिलाई मशीन, दीवार, घड़ी की सुई भी हो सकती है। आप जितनी लंबी
सूची बना सकते हो, बनाइए। इनमें से कौन गतिशील है और कौन विराम में है, ये हमको जानना है। अब हम लोग देखिए यहाँ पे क्या है, स्कूल का बस्ता। स्कूल का बस्ता जो है कि वो क्या है, विराम में है। विराम का मतलब क्या हो गया, रेस्ट इसको अंग्रेजी में बोलते हैं। जो इस वस्तु गति नहीं करती है उसे क्या कहते हैं, विराम अवस्था में। जिसमें मूवमेंट ना हो वो विराम में हो। वो जैसे मान लीजिए एक ये पॉइंट है, ये पॉइंट और एक ये पॉइंट है। जब हम यहाँ पे स्थिर हैं तो इसको क्या बोलते हैं, विराम बोलते हैं। जब वस्तु स्थिर हो तो वो क्या हो, विराम अवस्था कह सकते हैं या विराम में है। मान लीजिए यही वस्तु गति करके धीरे धीरे इस बिंदु पर चला या बी बिंदु पर, तो हम क्या कहेंगे कि वो उस वस्तु ने गति की, तो उसे क्या कहेंगे, गतिशील वस्तु बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं, गतिशील वस्तु। जब मान लीजिए कि हमने यहाँ खड़ा है, एक लड़का है जो यहाँ खड़ा है, अब यहाँ खड़ा है तो क्या है, वो विराम में है। अब यही लड़का धीरे धीरे आकर बिंदु बी पर चलाया, ठीक है, बिंदु बी पर चलाया। अब ये लड़का को देखिए, बिंदु बी पर चलाया तो इसने कुछ दूरी तय की। उस दूरी तय करने के दौरान ये क्या था, गति में था। तो तब ये गति में था तो इसको क्या कहेंगे, गतिशील बोलेंगे। क्या बोलेंगे, गतिशील बोलेंगे। ठीक है, तो स्कूल का बस्ता क्या है, विरामावस्था में है। मच्छर क्या है, गति करती रहती है। मेज क्या है, स्थिर है तो विरामावस्था में है। कुर्सी पर बैठे लोग क्या है, विरामावस्था में है। इधर उधर जाते लोग गतिशील हैं, इधर उधर जाते लोग क्या है, गतिशील हैं। इसके अतिरिक्त तितली क्या है, गतिशील है। कुत्ता गतिशील है, गाय गतिशील है। आपका हाथ, उसको विराम में भी बोल सकते हैं या मूव कर रहे हैं तो वो गति में भी हो सकते हैं। छोटा बच्चा तो गतिशील ही रहता है, हमेशा इधर उधर चलते रहता है। जल में मछली भी गतिशील रहती है। घर क्या है, विरामावस्था में है। फैक्ट्री विरामावस्था में। पत्थर विरामावस्था। घोड़ा गतिशील होती है। गेंद वो तो मूव भी करती है, विरामावस्था भी हो सकती है और गतिशील भी हो सकती है। बल्ला वो भी गतिशील हो सकती है या विरामावस्था में। चलती रेलगाड़ी क्या है, वो गतिशील है। सिलाई मशीन क्या है, गतिशील है। ठीक है, दीवार विरामावस्था में है। घड़ी गतिशील है क्योंकि उसकी सुई हमेशा चलती रहती। घड़ी की सुई भी हो सकती है। आप इनमें से कौन गतिशील है और कौन विराम में है, आपने यह कैसे सुनिश्चित किया कि कोई वस्तु गति में है अथवा विराम में। आपने यह देखा होगा कि चिड़िया कुछ समय पश्चात पहले स्थान पर दिखाई नहीं देती जबकि मेज उसी स्थान पर दिखाई देते हैं। इस आधार पर आपने यह सुनिश्चित किया होगा कि कोई वस्तु गति में है अथवा विराम में। कोई वस्तु गति में है या विराम में। जब कोई वस्तु गति करती है, चलती है, तो वो क्या होती है, गति में होती है, गतिशील होती है। जब वो आराम या रेस्ट या स्थिर होती है तो क्या होती है, वो विरामा अवस्था में होती है। आइए हम किसी चींटी की गति को ध्यान से देखते हैं। क्रियाकलाप 6, कोई ऐसा स्थान चुनिए जहां चींटियां हो। इस स्थान के निकट कागज की एक बड़ी शीट फैलाकर इस प्रकार कुछ चीनी रखिए। चींटियां चीनी की ओर आकर्षित होंगी तथा आप शीघ्र ही इस कागज की शीट पर बहुत सी चींटियों को रेंगते हुए देखेंगे। किसी एक चींटी के लिए जब वह कागज की शीट पर तुरंत रेंग चुकी हो, पेंसिल से उसकी स्थिति के निकट छोटे छोटे चिन्ह अंकित कीजिए। जैसे जैसे यह कागज पर रेंगती जाए, आप इसकी स्थिति पर चिन्ह अंकित करते जाए। कुछ समय के पश्चात कागज की शीट को इधर उधर हिलाकर इस पर से चीनी एवं चींटियां हटा दीजिए। उन विभिन्न बिंदुओं जिन्हें आपने कागज पर अंकित किया था को तीरों द्वारा जोड़कर चींटी की गति की दिशा दर्शाइए। वह हर बिंदु जिसे आपने अंकित किया है कुछ सेकंडों के समय के अंतराल में चींटियों में कहाँ कहाँ गति की को दर्शाइए। गति किसी वस्तु की स्थिति में किसी प्रकार के परिवर्तन जैसी दिखाई देती है। गति क्या है, तो किसी वस्तु की स्थिति में किसी प्रकार के परिवर्तन जैसी दिखाई देती है। अब जैसे हमने इस क्रियाकलाप में क्या देखा कि जैसे मान लीजिए ये चींटी है, ये क्या है, ये चींटी है। चींटी को हमने ऑब्जर्व किया। अब देखिए ये चींटी के चीनी जिधर जिधर दिखती है उधर उधर वो मूव करती है।
अब इनिशियल में मैंने शुरुआत में जो चींटी थी कि यहाँ थी, चींटी ने धीरे धीरे मूव करते हुए यहाँ पे चीनी खाई, यहाँ पे चीनी खाने के लिए फिर यहाँ पे आई, फिर इसने देखा कि चीनी यहाँ है तो वो इधर मूव कर गई, फिर इसने देखा कि चीनी इधर है तो इस तरह से यहाँ चली आई, फिर देखा कि यहाँ है तो ये इधर चली आई। तो चींटी जो थी कि यहाँ से ये शुरू से मान लीजिए यहाँ ए से गति करना शुरू की तो धीरे धीरे उसने वक्र रेखा में गति करते हुए यहाँ तक पहुँच गई। ठीक है, तो उसने स्थिर अवस्था से क्या की कि गतिशील की। तो गति जो होती है किसी वस्तु की स्थिति में किसी प्रकार का परिवर्तन है, किसी भी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन ही क्या है, गतिशील है या गति है। क्रियाकलाप 5 में वस्तुओं के समूह बनाते समय आपने घड़ी, सिलाई की मशीन अथवा बिजली का पंख जैसी वस्तुओं के किस समूह में रखा था? क्या ये वस्तुएं एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति कर रही थी? नहीं। क्या आप इनके किसी भाग में कोई गति देखते हैं? पंखे की पंखुड़ी अथवा घड़ी की सुई कैसे गति करती है? क्या इनकी गति चींटी अथवा रेलगाड़ी की गति जैसी है? आइए अब हम कुछ प्रकार की गतियाँ देखते हैं जिनसे हमें इन विभिन्न प्रकार की गतियों को समझने में सहायता मिलेगी। अब हम लोग गति के प्रकार को देखते हैं। ठीक है, इसको अंग्रेजी में हम लोग टाइप ऑफ मोशन भी बोल सकते हैं, गति के प्रकार। आपने सीधी सड़क पर किसी वाहन की गति, वाहन माने गाड़ी, किसी वाहन की गति, किसी परेड में सिपाही के मार्च पोस्ट की गति अथवा किसी गिरते पत्थर की गति का प्रेक्षण किया होगा। बोल इसमें कह रहा है कि हम लोग जो होते हैं कि सीधी सड़क पर वाहन को गति करते देखे हैं, परेड में सिपाही के मार्च पास्ट की गति करते हुए देखे हैं, या किसी गिरते पत्थर को हम लोग गति के परीक्षण किए होंगे, मैंने देखे होंगे। चित्र 7.12 यह किस प्रकार की गति है? 100 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में धावक भी सरल रेखा के अनुदिश दौड़ते हैं। जैसे 100 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में धावक माने दौड़ने वाला जो उस रेस में भाग लेते हैं या दौड़ते हैं उसे क्या बोलते हैं? धावक बोलते हैं। रेखा के अनुदिश, अनुदिश का मतलब होता है कि उसी दिशा में दौड़ते हैं। क्या आप अपने चारों ओर देखकर इसी प्रकार के और अधिक उदाहरण सोच सकते हैं? इन सभी उदाहरणों में हम यह देखते हैं कि वस्तु सरल रेखा के अनुदिश गति कर रही है। इस प्रकार की गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। जब यहाँ से हम देख रहे हैं कि जब वस्तु सरल रेखा के अनुदिश गति करती है, वस्तु जो होती है कि सरल रेखा के अनुदिश गति करती है तो उसे क्या कहते हैं? सरल रेखीय गति कहते हैं। सरल रेखीय गति या सिंपल लीनियर मोशन बोलते हैं, लीनियर मोशन भी बोलते हैं। ठीक है, वो कोई भी वस्तु जब सीधी रेखा में समझिए आसानी से कि जब मान लीजिए कि ये हम हैं, इस बिंदु पर हम हैं, अगर मैंने यहाँ से सीधी रेखा में गति करना चालू की, मैंने इस बिंदु से हमने सीधी रेखा में यहाँ तक आ गए। अब मान लीजिए ये बिंदु ए था, ये बी था, तो यहाँ से यहाँ ये क्या है? सीधी रेखा में हमने गति की। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सरल रेखीय गति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सरल रेखीय गति। इसको क्या बोलेंगे? सरल रेखीय गति। ठीक है, अब हम लोग क्रियाकलाप 7 को देखते हैं और बेहतर तरीके से समझते हैं। क्रियाकलाप 7 में क्या कह रहा है कि एक पत्थर लीजिए, इससे एक धागा बांधिए। अब हमें क्या करना है कि मान लीजिए एक हमने पत्थर लिया, क्या कर लेना है? एक पत्थर लिया, इस पत्थर को हम लोग क्या करें कि एक धागा से बांध देंगे। एक धागा से हम लोग, एक धागा से हमने बांध दिया तथा अपने हाथ से इसे तेजी से घुमाइए। अब इस हाथ से हमने क्या किया कि तेजी से घुमाना है, तो तेजी से घुमाएंगे तो ये क्या होगा कि इस प्रकार से गति करने लगेगा। तेजी से घुमाइए, पत्थर की गति को ध्यान से देखिए। अब हम देखते हैं कि पत्थर विरुद्धीय पाथ पे, ये क्या हो जाएगा? सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ या विरुद्धीय पाथ। पथ माने रास्ता समझ सकते हैं। तो ये सर्कुलर पाथ में क्या करती है? गति करने लगती है। पत्थर विरुद्धीय पथ के अनुदिश गति करने लगती है। इस गति में पत्थर की आपके हाथ से दूरी समान रहती है। इस प्रकार की गति को वर्तुल गति कहते हैं। जब कोई वस्तु विरुद्धीय पथ में गति करती है तो उसे क्या कहते हैं? वर्तुल गति बोलते हैं। जब कोई वस्तु विरुद्धीय गति में
जब कोई वस्तु विद्युतीय पथ के अनुदिश गति करती है तो उसको क्या कहते हैं, वर्तुल गति कहते हैं या सर्कुलर मोशन बोलते हैं। बिजली के पंखे की पंखुड़ी पर अंकित किसी चिन्ह की गति, किसी घड़ी के सेकंड की सुई की गति वर्तुल गति के उदाहरण है। अब वर्तुल गति के उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं, तो बिजली के पंखे जो घूमते रहते हैं वो क्या है, वर्तुल गति के उदाहरण है। घड़ी के सेकंड की सुई भी क्या है, वर्तुल गति के उदाहरण है। बिजली का पंखा, घड़ी स्वयं एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति नहीं कर रहे हैं, परंतु पंखे की पंखुड़ियाँ घूर्णन करती है। घूर्णन का मतलब होता है कि घूमती रहती है, जो अपने अक्ष पर घूमती रहती है उसे क्या कहते हैं, घूर्णन बोलते हैं। तथा ऐसे ही घड़ी की सुई भी करती है। यदि हम पंखे की पंखुड़ी अथवा घड़ी की सुइयों पर कहीं किसी प्रकार का कोई चिन्ह अंकित कर दे तो घूर्णन करते समय भी पंखे अथवा घड़ी के केंद्र से इस चिन्ह की दूरी समान रहेगी। कुछ प्रकरणों में कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराती है। इस प्रकार की गति को आवृत्ति गति कहते हैं। अब मान लीजिए कोई वस्तु गति कर रही है और वो अपने टाइम इंटरवल पर, माने समय अंतराल पर दोहराती रहती है उसी गति को, तो क्या बोलते हैं, उसे आवर्ती गति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आवृत्ति गति बोलते हैं। जैसे इसको हम लोग आसानी से समझ लीजिए कि मान लीजिए हमको एक दोलन दिया हुआ है, एक ये क्या है, एक ये रॉड है, एक रॉड है और यहाँ पर एक जो रस्सी के सहारे एक गेंद टंगा हुआ है, ठीक है। अब ये गेंद टंगा हुआ है। अब मान लीजिए इस गेंद को हम लोग मुंह थोड़ा सा धक्का दिए। अब ये गेंद क्या हो रहता है कि एक पीरियड के लिए यहाँ आ जाएगा, फिर ये क्या करेगा, यहाँ से मूव करके यहाँ आ जाएगा, यहाँ से मूव करके यहाँ आ जाएगा। तो देखिए एक बॉल जो है कि जब मूव करेगा तो एक यहाँ आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा। इसी तरह प्रकार से ये क्या हो जाएगा, यहाँ और यहाँ हमेशा आते जाते रहेगा। ये जो रिपीटेशन है होता रहेगा, ठीक है। तो एक समय अंतराल के बाद मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ आने में इसको 5 सेकेंड लगा, तो 5 सेकेंड बाद फिर ये यहाँ आ जाएगा। तो ये आवृत्ति जो होती है कि समय अंतराल पर दोहराती रहती है। इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं, आवृत्ति गति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आवृत्ति गति बोलते हैं। डोरी से बंधा हुआ वही पत्थर लीजिए जिसे आपने क्रियाकलाप 7 में उपयोग किया था। अब डोरी को अपने हाथ में थामिए तथा पत्थर को डोरी से लटकने दीजिए। यह एक लोलक है। यह क्या है, लोलक है। मान लीजिए कि ये क्या है, लोलक है, लोलक। दूसरे हाथ से पत्थर को एक तरफ खींचिए और फिर स्वतंत्र गति करने के लिए छोड़ दीजिए। लोलक की यह गति आवृत्ति गति का उदाहरण है। लोलक की गति जो होती है किसकी उदाहरण है, आवृत्ति गति के उदाहरण है। वृक्ष की शाखाओं का इधर उधर लहराना, वृक्ष की शाखाओं का इधर उधर लहराना। झूला, झूलते बच्चे की गति। सितार की डोरिया की गति। बजते समय ढोलों की झिल्ली की गति। ये सभी आवृत्ति गति के उदाहरण हैं। जिनमें वस्तुएं एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराती है। आवृत्ति गति में क्या होता है, एक निश्चित समय अंतराल के बाद गति को दोहराती रहती है। क्या आपने क्रियाकलाप 5 के एक भाग के रूप में सिलाई की मशीन का परीक्षण किया था? आपने ध्यान दिया होगा कि सिलाई मशीन अपनी इसी अवस्थिति पर रहती है जबकि उसका पहिया वर्तुल गति में होता है। वर्तुल गति क्या है, तो जब कोई भी वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो वो क्या है, वर्तुल गति है। वृत्तीय पथ पर गति करती है वो क्या है, वर्तुल गति है। इसमें एक सुई भी होती है जो जब तक पहिया घूर्णन करता है तब तक निरंतर ऊपर नीचे गति करती रहती है। क्या ऐसा नहीं है, यहाँ सुई आवृत्ति गति कर रही है। सुई क्या कर रही है, आवृत्ति गति कर रही है। क्या आपने फर्श पर लुढ़कती किसी गेंद की गति का ध्यानपूर्वक परीक्षण किया है? यहाँ गेंद किसी फर्श पर लुढ़कती और घूर्णन करती हुई आगे की ओर गति करती है। इस प्रकार गेंद सरल रेखीय गति के साथ घूर्णन गति भी करती है। अब जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक बॉल है और बॉल को हमने सीधा रेखा में धक्का दिया, तो जब बॉल धीरे धीरे आगे मूव कर रहा है तो ये क्या है, ये सरल रेखीय गति है। ये क्या हो जाएंगे, सरल रेखीय गति हो जाएंगे।
सरल रेखीय, अब ये बॉल जो है कि इस रेखा में सरल रेखीय गति कर रहा है, लेकिन बॉल भी जो होती है कि वो हमेशा घूमती रहती है, बॉल भी अपने अक्ष पर घूमती रहती है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको घूर्णन गति बोलते हैं। वो अपने अक्ष पर घूमती रहती है, वो क्या है, घूर्णन गति है। क्या आप ऐसे अन्य उदाहरण बता सकते हैं जिनमें वस्तु की गति विभिन्न प्रकार की गतियों से मेल करती है? इस अध्याय के अंतर्गत हमने बहुत से मापन क्रियाकलाप किए हैं तथा कुछ प्रकार की गतियों के विषय में चर्चा की है। हमने देखा कि समय के साथ स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। समय के साथ स्थिति में परिवर्तन को ही क्या हम लोग बोलते हैं, गति बोलते हैं। स्थिति में हुए इस परिवर्तन को हम दूरी मापन द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, और स्थिति में जो परिवर्तन हुए हैं उसे हम लोग दूरी मापन द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने एक स्थान से चलना शुरू किया और आपको बी तक जाना था। आपने एक स्थान से चलना शुरू किया, आपको बी तक जाना था। अब बी तक जाने में आपने कुछ गति की होगी, मान लीजिए यहाँ से चलकर आए होंगे या किसी वाहन की सहायता ली होगी। तो आप जब बी स्थान पर आ गए तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, आपने यहाँ चलने में क्या किया है, गति किया है। और जो जब आपने गति की तो बिंदु ए और बी के बीच में कितनी दूरी है, कितनी दूरी आपने गति की, उसको हम लोग दूरी मापन द्वारा इसको ज्ञात कर सकते हैं कि हमने मान लीजिए 5 मीटर की दूरी तय की, या 10 किलोमीटर की दूरी तय की, या 50 मीटर की, या 100 मीटर की। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, दूरी भी ज्ञात कर सकते हैं। इससे हमें यह जानकारी मिलती है कि कोई वस्तु कितनी धीमी अथवा तीव्र गति कर रही है। इससे हमको ये भी जानकारी मिलती है कि कोई गति माने तेजी से गति कर रही है या धीमी गति कर रही है। फर्श पर घोंघे का रेंगना, तितली का एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर मंडराना, नदी का प्रवाहित होना, वायुयान का वायु में ऊंचाइयों पर उड़ना, पृथ्वी के परित चंद्रमा द्वारा गति करना, हमारे शरीर में रुधिर का परिसंरचन आदि सभी उदाहरण हमारे चारों ओर अनेक स्थानों पर होने वाली गतियों को दर्शाते हैं। ये सभी, जैसे मान लीजिए फर्श पर घोंघा का रेंगना, ये भी गति का उदाहरण है। तितली का एक पुष्प के दूसरे पुष्प पर मंडराना, ये भी गति का है। नदी का प्रवाहित होना माने नदी का बहना भी क्या है, गति को ही दर्शाती है। वायुयान का वायु में उड़ना, वो भी गति को ही दर्शाते हैं। इस तरह से देखते हैं कि हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ें हैं, वस्तुएं होती हैं जो हमेशा गति करती रहती हैं, या कुछ वस्तुएं ऐसी भी होती हैं जो विरामा अवस्था में होती हैं। ठीक, कुछ वस्तुएं जो होती हैं कि एक सरल रेखीय दिशा में गति करती है, कुछ वर्तुल गति करती हैं, कुछ आवृत्ति गति करती हैं। तो ये सभी जो है कि गतियों के प्रकार होते हैं। इस तरह से हमारा अध्याय 7 गति एवं दूरियों का मापन समाप्त हो गया। इसके हम लोग थोड़ा सारांश को देखते हैं कि सारांश में हम लोगों को क्या कह रहा है, और इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। हमारा पहला बिंदु है, क्या कह रहा है कि जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए परिवहन के विभिन्न साधनों का उपयोग किया जाता है। हम लोग देखते हैं कि किसी भी एक स्थान से हम लोगों को कभी भी दूसरे स्थान तक जाना होता है तो हम किसी परिवहन के साधन का उपयोग करते हैं। दूसरा बिंदु क्या है, प्राचीन काल में लोग पैर की लंबाई, उंगली की चौड़ाई, एक कदम की दूरी आदि का उपयोग मापन के मात्रा के रूप में करते थे। इससे उलझने होती थी, इसलिए किसी एक समान मापक प्रणाली को विकसित करने की आवश्यकता उत्पन्न हुई। जैसे प्राचीन काल में लोग जो होते थे वो अपने हाथ की उंगली की चौड़ाई के द्वारा, पैरों के द्वारा, बालिस्त के द्वारा, एक कदम की दूरी के द्वारा दूरियों का मापन करते थे। इससे बहुत सारी उलझने होती थी, क्योंकि हर लोगों के अलग अलग बालिस्त, उंगली की चौड़ाई होती है, पैरों की लंबाई होती है, कदम की में डिफरेंस होते हैं, इसलिए वो बहुत सारी डिफ़िकल्ट या उलझने पैदा करती थी। इसीलिए एक समान मापन प्रणाली को विकसित करने की आवश्यकता पड़ी। अब हम मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली एसआई मात्रक जिसको बोलते हैं, इसे समस्त संसार में मान्यता प्राप्त हुई। एसआई को हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स बोलते हैं। एसआई मात्रकों में लंबाई का मात्रक क्या होता है? तो मीटर होता है। सरल रेखा के अनुदिश गति करने वाले को सरल रेखीय गति कहते हैं। जो वस्तु सरल रेखा के अनुदिश गति करती है उसे क्या बोलते हैं? सरल रेखीय गति बोलते हैं। जैसे मान लीजिए एक लड़का जिसका नाम ए था, उसने सरल रेखा के अनुदिश माने सीधी रेखा में उसने दूसरे लड़का बी के पास चला गया।
तो ये किस प्रकार की गति हो जाएंगी, तो ये सरल रेखीय गति हो जाएंगी। मैंने सीधी रेखा के अनुदिश मैंने गति जो होती है वो क्या कहलाती है, सरल रेखीय गति कहलाती है, या लीनियर मोशन बोलते हैं। वर्तुल गति में कोई वस्तु इस प्रकार गति करती है कि उस वस्तु की किसी नियत बिंदु से दूरी समान रहती है। वर्तुल गति में क्या हो जाते हैं, वर्तुल गति में क्या हो जाएंगे, कोई वस्तु इस प्रकार गति करती है कि उसके जो बिंदु हैं वो नियत बिंदु से समान दूरी पर गति करते हैं। जैसे मान लीजिए हम किसी बिंदु पे खड़े हो गए, हमने एक रस्सी से एक बॉल को बांधा और इसे मूव करने लगे। इस बॉल को हम लोग मूव करने लगे। अब देखिए यहाँ इस बिंदु से यहाँ तक ले मान लीजिए हमारा 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, तो यहाँ भी हमारा 5 सेंटीमीटर होगा, 5 सेंटीमीटर होगा, यहाँ भी हमारा 5 सेंटीमीटर होगा, यहाँ भी हमारा 5 सेंटीमीटर होगा, यहाँ भी हमारा क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर होगा। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ जहाँ हम खड़े हैं वहाँ से सब की दूरी क्या है, सामान्य है। तो वही क्या हो जाएगा, वर्तुल गति हो जाएगा। ठीक है, तो वृत्तीय पाथ में की गई किसी नियत बिंदु से सामान्य दूरी पर गति को वर्तुल गति बोलते हैं। ऐसी गति जो एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात दोहराती है उसे आवर्ती गति बोलते हैं। मान लीजिए ऐसी गति जो निश्चित समय अंतराल के बाद दोहराती रहती है, क्या कहलाती है, आवर्ती गति कहती है। अब जैसे इसको हम लोग उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हमने एक लोलक लिया, ये जो है कि ये फिक्स बिंदु है, किसी बिंदु से इसको टांग दिया, एक डोरी में हमने एक बॉल को बांध दिया जिसे हम लोग लोलक बोल रहे हैं। अब मान लीजिए इसको हमने पुश किया। अब पुश करने के बाद ये लोलक जो होता है कि गति करके मान लीजिए कि यहाँ पे चला आया, ये यहाँ पे चला आया, और फिर यहाँ से पुश करके धीरे धीरे ये क्या हो जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा, फिर ये यहाँ तक आ गया। अब मान लीजिए कि ये यहाँ था, यहाँ से गति करके यहाँ आया, फिर ये गति करके यहाँ आएगा, और फिर ये इधर ही जाने लगेगा, इधर आएगा, फिर ये इधर जाएगा, फिर ये इधर जाएगा, फिर ये इधर आएगा। तो देख रहे हैं कि यहाँ एक समय अंतराल के बाद मान लीजिए कि यहाँ तक 10 सेकंड लगे, तो फिर ये 10 सेकंड के बाद वो गति क्या होगी, दोहराती रहेगी। तो ऐसी गति जो निश्चित समय अंतराल के पश्चात दोहराती रहती है क्या कहलाती है, आवर्ती गति कहलाती है। इस तरह से हमारा अध्याय 7 गति एवं दूरियों का मापन के सारी बिंदुओं को हमने चर्चा की एवं बेहतर तरीके से समझे हैं। उम्मीद है आप लोगों को भी अच्छे तरह से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।